अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जिस वक्त ये व्लॉग देख रहे होंगे पाकिस्तान में उस वक्त जुमरात की सुबह है और इस्लामाबाद से खबरें ये हैं कि ये मैंडेट चोर हुकूमत और इनके सहूलतकार, इनके सरप्रस्त 26वीं आईनी तरमीम के मामले को लेकर सर पकड़े बैठे हैं और अब वो 27वीं तरमीम पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। क्या मजबूरी पड़ी उन्हें कि 4 रोज पहले उन्होंने इतनी मुश्किल से बंदे पकड़ के, उठा के, अगवा करके, हब्से बेजा में रख के जोर जबरदस्ती से लोगों से वोट पूरे करवाए और अब फिर 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई है। क्यों कि उजलत में, अफरा तफरी में और 2 नंबरी से डिटाई से की गए फैसले के नतीजे में बहुत सारे सुखम रह गए हैं। इस पे बात करेंगे। और फिर अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट को 62 से ज्यादा अरकान कांग्रेस ने इमरान खान के हक में क्या लेटर लिख दिया और इमरान खान की रिहाई के क्या इम्कान पैदा हो रहे हैं या नहीं। और इमरान खान के एक जियाले शेर अफजल मरवत ने क्या धमकी लगाई अपनी ही पार्टी की क्यादत को और कहा कि अगर मेरी ना मानी गई तो फिर मैं चादर उठाकर दुबई या लंदन रवाना हो जाऊंगा। और फिर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि जस्टिस याया अफरीदी के बारे में क्या तासर है अदलिया के हलकों में। लेकिन इनके वालिद साहब जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं उमर अफरीदी, उन्होंने अपने वक्त में उस वक्त के वजीर दाखिला के एक चहेते ब्यूरोक्रेट जो बाद में खुद भी वजीर दाखिला रहे, उन्हें क्या धमकी लगाई कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और फिर यह भी कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब की रवानगी के लिए क्या प्लान और क्या मंसूबे बन रहे हैं और अगर उन तमाम मंसूबों पर अमल दरामद किया गया तो शायद ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के बदनाम तरीन चीफ जस्टिस होंगे और इंतहाई शर्मनाक अंदाज में वो बेअबरू होकर अपनी अदालत से घर को रवाना होंगे। और फिर ये कि अरशद शरीफ की दूसरी बरसी के मौके पर पाकिस्तान के एक और नामवर सहाफ़ी को आज के दिन दोबारा उसके घर में पंजाब पुलिस ने क्यों छापा मारा। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और आपस में तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की इस मैंडेट चोर हुकूमत को क्या मुश्किल आन पड़ी, कितने जतन किए इन्होंने, किस तरह लोगों को उठाया। इस निकम्मी, नालायक और निखट्टू नाहल हुकूमत ने नहीं बल्कि उनके सरप्रस्तों ने, हमारे पिंडी वालों ने, ISI वालों ने, खुफिया वालों ने, खलाई मखलूक ने, नकाब पोशों ने MNAs को उठाया, सेनेटर्स को उठाया, उनके बच्चों को उठाया, उनके बेगमात को, बेटियों को, हत्ता कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को भी ना बख्शा। और अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अलग जूतों में दाल बट रही है और उसकी वजह वही हमारे मेहरबान हैं जिन्होंने रातों रात लोगों को उठाया और फिर उनकी हमदर्दियां, उनकी वफादारियां तब्दील कराई। अरबों रुपए की डील्स भी हुई लेकिन क्या वो कामयाब हुए? यकीनन आज इस लम्हे तक वो कामयाब नहीं हुए। उनका प्लान ये था कि वो सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को इग्नोर करके तीसरे नंबर के जज जस्टिस याया अफरीदी को ऑफर करेंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन के गले में ये हार पहना दिया जाएगा। लेकिन मंसूबा साजों का ये मंसूबा नाकाम रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने एक मीटिंग की सुप्रीम कोर्ट में और तय हुआ कि इस ऑफर को कबूल कर लिया जाए और फिर देखा जाए कि आगे मामलात किस तरह बढ़ते हैं। ना कोई जज रिजाइन करेगा और ना इस ऑफर को ठुकराया जाएगा। और जो ही जस्टिस याया अफरीदी ने ये पेशकश कबूल की, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए और अब वो नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात संभाल लिए हैं। काजी साहब अब सिर्फ दिन गिन रहे हैं लेकिन उनकी रवानगी की जो इतलात आ रही हैं उसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया ने उनके फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए दावतनामे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 25 अक्टूबर बरोज जुम्मा काजी साहब का अलविदाई तकरीब होगी जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 2 सीनियर तरीन जज साहबान शिरकत नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तो बाकायदा आइटनरी आ गई है। वो 24 अक्टूबर को उमरा के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और 1 नवंबर को वापस आएंगे। इसके अलावा काजी अनवर एडवोकेट जो KPK के सीनियर तरीन वकील हैं, उन्होंने एक मंसूबा दिया है वकला को कि जिस जिस सीनियर वकील को इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत का दावतनामा मिले वो काला कोट ना पहने उस रोज, बल्कि सफेद कपड़े पहन के जाए जिस तरह मातमी लिबास में लोग जाते हैं। एहतजाजन काला कोट उस दिन ना पहना जाए। दूसरी तरफ अहमद खान जो पाकिस्तान के वकला के
सीनियर लीडर तो हैं ही, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर भी हैं। उन्होंने कहा है कि हम उस फुल कोर्ट रेफरेंस का एहतजाजन बाइकाट करेंगे, हम नहीं जाएंगे और उस रोज यौम एहतजाज के तौर पर मनाया जाएगा और उस दिन काजी फायज ईसा की रवानगी को यौम निजात के तौर पर मनाया जाएगा। ये शायद पाकिस्तान की आला अदलिया की हिस्ट्री के पहले चीफ जस्टिस होंगे कि उनकी रिटायरमेंट, रुखसती या रवानगी को यौम निजात करार दिया जा रहा है। अब आते हैं आईनी तरमीम वाले सर जोड़कर जो बैठे हुए हैं, 26वीं नाकाम हुई, अब 27वीं का क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके मुताबिक जो उन्होंने प्लान बनाया था जस्टिस अमीनुद्दीन को ऊपर लाने का, वो तो कामयाब नहीं हो रहा। दूसरा उनका मंसूबा ये था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को हम आईनी बेंच का सरबराह बनवा लेंगे, तो वो भी कोई पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुकम रह गया है। अभी तक जुडिशियल माइंड इस मखमसे में पड़ा हुआ है कि आईनी बेंच बनेगा कैसे और उसके सरबराह का तकर्रुर कैसा होगा। क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब की आनिया जानिया तो आपने देख ली थी, जिस रोज उन्होंने सितंबर में जब वो आईनी तरमीम पास कराना चाहते थे तो रात 12 बजे तक उन्होंने असेंबली पे अरकान असेंबली को बिठाए रखा, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने एक रिपोर्टर को खुशी से बताया कि मुझे मुसवदा मिल गया है, अभी अभी मिला है। तो शुनीद यही है कि शायद पिंडी में GHQ के अंदर जैक ब्रांच जो है, जो उनका लॉ डिवीजन है, उन्होंने ये तरमीम बना के भेजी थी, इसलिए तारड़ साहब को पता नहीं था। अब हमारे पिंडी वालों की लॉ ब्रांच जरूर मौजूद है पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन इन आईनी मामलात को और इन अदालती कानूनी पेचीदगियों को वो उस तरह तो नहीं समझते जिस तरह सिविलियन समझते हैं, इसलिए वहां सुकम रह गया। अब आईनी बेंच बनाने में मुश्किल है और उनके जजेस की तकर्री में मुश्किल है। फिर ये कि अगर बेंच बन जाएगा तो 5 रुकनी होगा, उसके फैसले फिर कहां आगे जाएंगे, 7 रुकनी होगा तो फिर क्या होगा। मखसूस नशिस्तों वाला मामला, अभी चंद रोज पहले मखसूस नशिस्तों का मामला 11 शायद 13 रुकनी बेंच डिसाइड कर चुका है। वो मामला जब आईनी बेंच के पास रिव्यू या अपील की सूरत में जाएगा, उस पर क्या आईनी बेंच के 5 जज बैठकर गौर कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर सारे मामला आईनी बेंच के बाद अपील कहां होगी, ये सारे अभी सुकम रह गए हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल रहा। और शायद आइंदा चंद हफ्तों तक आईनी बेंच ना उसका सरबराह का तयन हो सके, ना आईनी बेंच बन सके। लेकिन इस दौरान एक और मसला दरपेश है इस मैंडेट चोर हुकूमत को। काजी फायज ईसा साहब की जाती जाती आखिरी निशानी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान है। इन दोनों साहिबान ने जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया था तो इन दोनों ने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलते हुए, बल्कि क्रीज की बजाय कपड़ों से बाहर निकल के कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद ना करें। ये काजी फायज ईसा के शय पे उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अब ये उनके गले की हड्डी बनने लगा है। इस बात को बाकायदा चैलेंज कर दिया गया है और अब जो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी अपनी नशिस्त पर बैठेंगे तो फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाएगा और वहां इन दोनों जज साहबान के कंडक्ट पे गौर किया जाएगा। अब वहां कौन कौन साहबान मौजूद होंगे? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जज साहबान और 2 हाई कोर्ट के जज साहबान, बलूचिस्तान के हाशिम काकड़ और इस्लामाबाद के जस्टिस आमिर फारूक। अब अगर इन जजेस में से 5 में से 3 जजेस इस बात के हक में चले जाते हैं कि नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने हदूद से तजावज किया, बल्कि उन्होंने शह दी अदलिया के खिलाफ, अदलिया के एक अक्सरियती फैसले की हुक्म अदूली की, तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए उन्हें ओहदों से हटा दिया जाए। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो गुज़श्ता कल तक काजी फायज ईसा साहब के दस्ते रास बने हुए थे और जिन्हें हामिद खान ने अदलिया में बरमला कहा था कि ये चमचे हैं काजी फायज ईसा के, अब इन दोनों चमचों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास एक कंप्लेंट गई हुई है। अब देखिए उसका क्या होता है, लेकिन इम्कान यह है कि काजी फायज ईसा साहब जो ही रवाना होंगे सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में ठहराव आ जाएगा, क्योंकि याया अफरीदी के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक दबंग किस्म के जज हैं और जिस तरह के टिपिकल जजेस होते हैं कि वो दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। वो एक अखबार पढ़ते हैं, कोई टेलीविजन नहीं देखते, कोई व्लॉग्स के चक्कर में नहीं पड़ते, कोई पॉपुलर जर्नलिज्म को नहीं देखते कि क्या आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं। वो अपने काम से काम रखने वाले जज हैं। घुड़सवारी के शौकीन हैं, हफ्ते में 3 दिन घुड़सवारी करते हैं। और जब ये लंदन में पढ़ने गए थे तो उस वक्त वहां अपने लॉ कॉलेज की पोलो टीम के कप्तान भी थे। अभी गोल्फ खेलने जाते हैं तो उनके बारे में इतलात ये है कि गोल्फ खेलने वाले अक्सर लोग
इसलिए गोल्फ खेलने जाते हैं कि वहां लोगों से मिलते हैं, लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जब वहां जाते हैं तो वो ऐसा कोना ढूंढते हैं गोल्फ क्लब में भी जहां उन्हें कम से कम लोगों से इंटरेक्शन करना पड़े। वो अपनी गेम खेलते हैं, वापस आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि बाहर के हालात वाकयात और बाहर की जो भी हमारे समाज में सियासत में चीजें चल रही होती हैं उनसे जज को मुतासर नहीं होना चाहिए और कायदे कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने काम से काम रखना चाहिए और फैसले सुनाने चाहिए। याह्या अफरीदी साहब जैसा बंदा अब जब यहाँ आएगा और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे सीनियर जज साहबान भी उनके साथ बैठे होंगे तो यकीन माने फैसले उस तरह होंगे जिस तरह पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। और फिर मसला तो इस वक्त मिलिट्री की तरफ से है ना कि वो हर चीज अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। और ये तरामीम भी जो 26वीं तरामीम भी जो आई हैं उसका मकसद भी सिर्फ ये है कि पिंडी वाले अपना कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी तो ना इन बारीकियों को समझते हैं, ना वो इस तरह अदलिया को अपने हाथ में करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं। तो कंट्रोल तो पिंडी वाले लेना चाहते थे। और अब याह्या अफरीदी ये वो जज हैं कि जब परवेज मुशर्रफ एक आर्मी डिक्टेटर हमारे साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ जब आइन से गद्दारी का मुकदमा बना तो सबसे पहले उनकी कौमी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने का फैसला जस्टिस याह्या अफरीदी ने किया था। और फिर जब साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ जनरल मुशर्रफ ने कार्रवाई की तो उनके खिलाफ सबसे पहले पटिशन दायर करने वाले जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला थे। उस वक्त ये दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। तो सबसे पहली दरखास्त जो दी गई थी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो इन दोनों साहबान ने दी थी। अब देखना यह है कि जिस बंदे की सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से जिंदगी गुजरी हो और वो इस हद तक आगे बढ़कर उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के लिए काम किया हो, क्या आज वो पिंडी वालों की हुक्मरानी कबूल करेंगे? मेरे ख्याल में जवाब यहाँ नहीं बनता है। वो कतन काजी फायज ईसा टू बनना पसंद नहीं करेंगे। और फिर उनका खानदानी रोब दबदबा भी ऐसा है। उनके वालिद साहब का नाम उमर अफरीदी है। वो पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 9th पीएम में लॉन्ग कोर्स में एज ए लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुए, लेकिन बहुत जल्द वो आर्मी की सर्विस से उकता गए और उन्होंने सीएसएस करके वो सिविल सर्विसेज में चले गए। और सीएसएस करने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में गए और बाद अज़ां वो सेक्रेटरी दाखिला तक के ओहदे तक उन्होंने तरक्की पाई। जब वो सेक्रेटरी दाखिला थे तो उस वक्त वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर थे। बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी। ये 90 की दिहाई की बात है। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक जो उस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA थे, बल्कि अमली तौर पर वो डायरेक्टर जनरल ही थे, क्योंकि जितना अरसा वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA रहे उन्होंने नसीरुल्लाह बाबर से उनके जाती ताल्लुकात थे और बेनजीर भुट्टो की वो गुड बुक्स में शामिल थे। उन्होंने कोई डायरेक्टर जनरल FIA लगने नहीं दिया, क्योंकि वो खुद लग नहीं सकते थे, इतने सीनियर नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई DG लगने नहीं दिया। वो खुद ही DG के इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे और उनकी बड़ी चर्चा थी इस्लामाबाद में। तो एक रोज सेक्रेटरी दाखिला उमर अफरीदी जो याह्या अफरीदी के वालिद थे, उनके ऑफिस में बैठे हुए किसी बात पे रहमान मलिक साहब ने रवायती तौर पर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, रहमान मलिक साहब जिस तरह उनका मिजाज था, उन्होंने कुछ रवायती गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी फुर्ती दिखाई। तो उमर अफरीदी याह्या अफरीदी के वालिद ने रहमान मलिक से कहा कि मैं तुम्हें खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अगर बाप इतना दबंग था तो बेटा क्यों ना दबंग हो। और फिर उनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान KPK से है और उनके साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस शाहिद, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जैसे काबिल जजेस की सपोर्ट हासिल है। तो आप यकीनन काजी साहब जब 25 को रुखसत होंगे, 26 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको ठहराव महसूस होगा, चीजें अपनी जगह लेना शुरू हो जाएंगी और एक दो जो काजी साहब के वहां चमचे जज रह जाएंगे, सॉरी टू से, मैंने नहीं कहा, ये अहमद खान साहब ने उनके मुंह पे कहा, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, उनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई हुई शिकायत ही काफी है। अब ये जो 27वीं तरमीम लाने का मामला है, क्या ये ला सकेंगे? कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्यों लाएंगे? कब का मामला ये है कि शायद ये बार एसोसिएशन के इंतखाबात का इंतजार किया जाएगा और इंतखाबात ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में है। अहमद खान ग्रुप और आसमान जहांगीर ग्रुप का आपस में मुकाबला है और ज्यादा इम्कान यह है कि अहमद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ जीत जाएंगे, क्योंकि आसमान जहांगीर ग्रुप और उनके जो इस वक्त करता धरता है एहसन बून वगैरह, उन्होंने जो किरदार अपना शो किया आजम नजीर तारड़ के बगल बच्चा बनकर, उसकी वजह से वो वकला में काफी गैर मकबूल हैं इस वक्त। और अगर ये बार्स का और वकला सड़कों पर ना निकले और उनकी एहतजाज अदलिया की मजबूती के लिए और अदलिया के इत्तेहाद के हवाले से और अदलिया की आज़ादी के हवाले से अगर एहतजाज
ज़्यादा आगे ना बढ़ा तो फिर 27वीं तरमीम वाला डोल भी जल्द डाल दिया जाएगा। लेकिन उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा नहीं बल्कि याह्या अफरीदी हैं। और फिर क्या वो खामियां जो इनके नज़र में खामियां हैं और मौलाना साहब ने जो जहर निकाल दिया था, क्या वो दोबारा वो जहर डालना चाहेंगे? और क्या आप मौलाना साहब को इस बात का अंदाज़ा हो नहीं गया कि ये किस तरह बंदे उठाते हैं, पकड़ते हैं, दिखाते कुछ और हैं, वोट किसी और का कास्ट कराते हैं। और मौलाना साहब क्या आप दोबारा ये सारा कुछ होने देंगे? मेरे ख्याल में अब मौलाना साहब दोबारा इस सुराख से डसे जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी तजर्बा हो गया है। उनके जो 8-9 बंदे टूटने थे टूट गए। अब शायद वो वक्त से पहले अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को महफूज मकाम पर सिर्फ ज़बानी दावे नहीं करेंगे, बल्कि अमली तौर पर उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचाएंगे और वहां उन्हें छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मीटिंग्स कराएंगे, उनके इजलास कराएंगे और सोशल मीडिया के जरिए रोज़ाना की बुनियाद पर कौम को दिखाते रहेंगे कि ये देख लें, ये इतने हमारे MNAs और सेनेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं। और वो रोज़ाना बयान दिया करेंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और हम किसी 27वीं तरमीम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाने के पाबंद नहीं है और ना हम जाना चाहते हैं। और खिलाई मखलूक ने, नकाब पोशों ने हमारे ख़ानदान को जितना तंग करना है कर लें, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। तो अब पहले से बेहतर इंतज़ाम होगा। ये 26वीं तरमीम तो हो गई, अब 27वीं इतनी आसान नहीं होगी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है अगर काला कोट सोया रहे, जजेस फितना घर काजी फायज ईसा की रवानगी के बाद दोबारा ग्रुप बंदी का शिकार हो जाएं और आपस में यूनाइट ना हो और अवाम सिर्फ तमाशा देखती रहे। लेकिन मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम ने वकला को भी, जजेस को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मवाद दे दिया है और यकीनन इन तीनों तबकों ने काफ़ी सीख भी लिया होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि काजी फायज ईसा साहब की रुखसती का सिर्फ सामान ही अभी बनना शुरू हुआ है कि इस्लामाबाद से नहूसत के साए छिटना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अहकाम जारी करते हुए अडयाला जेल के हुक्काम को कहा है कि इमरान खान की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराई जाए। और बार दज़ां जब उन्हें बताया गया कि ये ऐसा नहीं करते, इससे पहले भी इस तरह के अहकाम की हुकूमतुली कर चुके हैं, तो फिर सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि इमरान खान को आज 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर वकलात से मुलाकात का इंतजाम किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी काजी फायज ईसा साहब के 2 दिन बाकी हैं, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन हो चुका है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का, तो अब माहौल ये बन गया है पाकिस्तान की आला अदलिया का, पाकिस्तान भर के हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का, कि अब जज साहिबान को पता है ऊपर से जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक गैर जरूरी तौर पर उन्हें अंडर प्रेशर रखते थे, अब वो दबाव उनके सर पर नहीं रहा। अब उन्होंने आज़ादी से फैसले देना शुरू कर दिए हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान को आज ही 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर उनके वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक तौहीन अदालत की उनके पास एप्लीकेशन दायर की हुई थी PTI के वकला ने कि आपके अहकामात की खिलाफवर्जी की जा रही है और हमारी मुलाकात 3 अक्टूबर के बाद नहीं कराई जा रही। इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इमरान खान की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म जब दिया गया और PTA को यह हदायत भी की गई कि इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन जस्टिस एजाजुल इसहाक खान को बताया गया कि हुकूमती इदारे लैतुलाल से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल फरीद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी वीडियो लिंक का आर्डर किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिस पर बाद में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान को आज जुमरात के रोज 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर वकला से मुलाकात का हुक्म दे दिया। ये इंतहाई गैर मामूली रिमार्क्स हैं। इन हालात में इमरान खान को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर वकलात से मुलाकात कराएं। मुझे पता है आप मेरे आर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आर्डर करने दें। कल आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन ये अदालत तो दुरुस्त आर्डर करे। जस्टिस एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। आप क्या समझते हैं कि अदालतें इतनी ही बेबस हैं और उनके आर्डर कागज का टुकड़ा ही रह गए हैं? सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल खुद बगैर किसी वाक़े के जिस तरह जेल से हाई कोर्ट आ गए हैं, इमरान खान को भी अदालत में पेश कर सकते हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अडयाला जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए कि इन सिक्योरिटी थ्रेट्स की हकीकत क्या है, मैं इसकी तह में जाऊंगा। जिन्होंने ये रिपोर्ट्स लिखी हैं, मैं उनको इन कैमरा अदालत में बुलाकर पूछूंगा, रिपोर्ट्स लिखने वालों से कुरान पाक पर हल्फ लूंगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल इसहाक को ये पता चल गया है कि ये जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं,
कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, खतरा है, ये सारे हुकूमती उज़र होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने भी, जिस इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार ने, अफसर ने ये रिपोर्ट लिखी है, मैं उसे बुलाऊंगा इन कैमरा, रिपोर्टर्स को, बाकी सब लोगों को बाहर भेज दूंगा और उससे मैं बंद कमरे के अंदर उनसे पूछूंगा कि आपने ये रिपोर्ट किन बुनियादों पर लिखी, आपके पास क्या शवाहिद थे, और कुरान मजीद पर हल्फ लिखूंगा कि आपने अपनी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त रिपोर्ट लिखी, आप किसी दबाव के तहत ये इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। देखें अब इन अहकामात के बाद इमरान खान की शायद आज मुलाकात हो या ना हो, लेकिन कम अज कम एक रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद अब आसानियां हो जाएंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन सख्त अहकामात की पै दर पै इस्लामाबाद इंतजामिया या मौजूदा मैंडेट्स और हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट जिसके जेर इंतजाम अडियाला जेल है, तो अडियाला जेल के हुकाम भी अब इमरान खान के अहले खाना और वकला को मिलने से ना चाहते हुए भी मिलवाने पर मजबूर होंगे। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।